Audio Jungle. So now students, today I am going to start UP TGT Science 2011 एग्जाम डेट क्या है 2016। अब इसमें स्टूडेंट जो क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर UP TGT साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो सरल क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सही होना चाहिए। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके सिंपल सभी क्वेश्चन सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। और इसके अलावा जो कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी आपको, जैसे फिजिक्स के आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको आपको अटेम्प्ट करना है सबसे लास्ट में। पहले जो इजी क्वेश्चन है वो आप करिए, क्योंकि 2 घंटे का टाइम रहता है 125 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से जो है करना है, आपको समझना है। और जो सिंपल क्वेश्चन है वो सभी के, इसलिए जो सरल चीजें हैं, सबसे पहले जो सिंपल चीजें हैं वो हमें पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन सिंपल गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है ये मोजले ने दिया था। आधुनिक आवर्त नियम जो हमें दिया गया था ये मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। तो ये परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। क्षारीय मृदा धातुएं, तो जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये सेकंड ग्रुप में आती हैं, एस ब्लॉक के, ठीक है। सेकंड ग्रुप में ये होती हैं बेमग, केसर, बारा, ठीक है, ये आती हैं। तो इसमें ये वाला हमारा BASR CA ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सेकंड का एस ग्रुप में आते हैं ये। 32 में क्या, ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखा गया है। तो देखिए ऑक्सीजन और जो सल्फर है ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, तो 26 आता है। सल्फर का जो 16 होता है तो ये 286 आता है। तो इसकी आउटर मोस्ट में 6 होते हैं और इसकी आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, यानी इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं होगा। निम्न में से कौन सी अर्धधातु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेमी मेटल है, कौन सी अर्धधातु नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आवर्त सारणी में जो उपधातुओं की संख्या है, ठीक है, तो देखिए कितनी होती है उपधातुएं। इसमें संख्या 7 है। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो अर्धधातु है, अर्धधातु भी नहीं को हम कह सकते और उपधातु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 है। 7 कौन कौन सी हैं, एक बोरान है, एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है, ठीक है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक के बाद जो है एंटीमनी Sb, ये एंटीमनी है, ठीक है, और टेलुरियम है और पोलोनियम है, ठीक है। तो इतनी हमारी जो है अर्धधातु है पूरी पीरियोडिक टेबल में, याद रख लीजिए। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो देखिए Sb हमारा ये भी सेमी मेटल है, आर्सेनिक भी सेमी मेटल है, जर्मेनियम में है, बचा कौन, टिन, ठीक है। तो ये टिन हमारी जो है ये अर्धधातु या उपधातु, ठीक है, नहीं है। चलिए अब द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए द्वितीय आवर्त, सेकंड और जो थर्ड आवर्त है, सेकंड और थर्ड आवर्त हैं, ठीक है, के तत्व, सेकंड और थर्ड आवर्त के तत्व जो है ये प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रारूपिक तत्व, ठीक है।
इनको हम प्रारूपिक तत्व बोलते हैं। सेकंड और थर्ड आवर्त के जो एलिमेंट है ये प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? तो देखिए MgAl, ठीक है, ये दोनों धन विद्युतीय है। सल्फर और क्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा धन विद्युतीय कौन है? क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है। क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। एक इलेक्ट्रॉन को तत्काल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए Cl जो है वो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। अब ये कह रहा बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम, बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पर जो ए में ऑप्शन दिया है ये घटती हुई लिखी है, सी में भी घटता हुआ है, तो ये ए और सी तो वैसे भी नहीं हो सकता। आपको ध्यान यही देना है, क्योंकि बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का क्रम कहला तो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पर, तो देखिए Na जो है सबसे अधिक, ठीक है, अभिक्रियाशील है Na के बाद फिर Zn है, फिर Mg है, फिर Fe। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 37 में क्या, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम बहुत जल्दी जल से अभिक्रिया करती है। अगर नमी भी थोड़ी सी हो जाती है तो सोडियम आग पकड़ लेता है अगर, तो इसलिए इसको जो है हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिससे ये वायु के संपर्क में ना आए, नहीं तो इसमें आग लग जाती है नमी के कारण। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो देखिए ऐसी धातुएं जिनका, ठीक है, स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वे धातुएं अम्लों से अब हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो कॉपर है, Hg है और Ag है, ठीक है, ये तीन मेटल हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी पीरियोडिक टेबल क्या जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, किसमें? विद्युत रासायनिक श्रेणी में। ठीक है, एक सीरीज है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, एक सीरीज दी गई है। ठीक है, उसके आधार पर, तो ये जो है हाइड्रोजन से नीचे है। ये तीनों मेटल क्या है? हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो ये क्या करेंगी? अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगी। तो बचा कौन? जिंक बचा हमारा। ठीक है, तो Zn जो है विस्थापित कर देगा। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जो मेटल हैं इनका भी क्रम याद कर लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, फिर उससे कम होता है सोडियम। एक मिनट, ये हम आपको क्रम बताए दे रहे। सबसे ज्यादा, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद नंबर आता है कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम का। ठीक है, ये अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। फिर आता है Al के बाद आता है Zn। ठीक है, और Zn के बाद आता है Fe के बाद आता है Pb। ठीक है, और Pb के बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद आता है Ag, और सबसे लास्ट में आता है Au। तो ये जो बाद वाले हैं ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील होते हैं, ये सबसे नीचे होते हैं। पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। तो ये इनके, ठीक है, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम दिया गया, तो इसको याद कर लीजिए। इसका इस क्वेश्चन से, ठीक है, लेना देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। चलिए, तो अच्छा अब कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो देखिए यहाँ पर ये अगर जो अभी अभी हमने लिखा है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले, तो इसमें देखिए कौन ज्यादा एक्टिव है? ठीक है, AlZnSO4, तो Al है, तो Al इज मोर रिएक्टिव देन Zn। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन
Zn, यानी एल्युमिनियम, ठीक है, अधिक क्रियाशील है। एल्युमिनियम क्या है? अधिक क्रियाशील है। किससे? Zn से। ये अधिक क्रियाशील है Zn से। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु के उसके विलयन में से, ठीक है, विस्थापित कर देती है। जैसे ZnSO4 है तो ZnSO4 जो है, ठीक है, ये एक मतलब जली विलयन हो गया, एक्वस सोल्यूशन है। ZnSO4 क्या है? एक एक्वस सोल्यूशन है। तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ZnSO4 में से Zn को विस्थापित कर देगी। तो इसलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है और कोई रिएक्शन, अब देखिए Zn प्लस ZnSO4 ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। Fe प्लस ZnSO4, तो देखिए Fe जो है वो कम रिएक्टिव है। यहाँ पे ये देखिए Fe कम रिएक्टिव है किससे? Zn से। तो इसलिए ये इसको उसके जली विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकती। ऐसी कॉपर भी जो है कम रिएक्टिव है इससे। तो ये इसका रीजन है। फपोलेदार तांबा होता है। देखिए फपोलेदार तांबे में क्या होता है? तांबा जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं उसको हम फपोलेदार तांबा बोलते हैं। अधातुएं कुचालक होती हैं। तो जो अधातुएं हैं, कुचालक का मतलब है इंसुलेटर, ठीक है। जिसको अगर नहीं पता तो इसका मतलब क्या है? इंसुलेटर, ठीक है। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। तो ये ऊष्मा की भी होती हैं और विद्युत दोनों की कुचालक होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बक मिनिस्टर फुलेरिन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या। तो देखिए कार्बन के अभी तक हम दो अपर रूप पढ़ते थे, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। तीसरा ये इन्वेंट हुआ है फुलेरिन, जिसमें क्या है? कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 60 होती है, ठीक है। चलिए फिर क्या है? ये है यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड 52.9% एल्युमिनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड 27.27% कार्बन रखता है, तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्य मानते हुए एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? देखिए थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने लिख दिया, हम आपको समझाए दे रहे। अब देखिए क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है Al2O3 में एल्युमिनियम की परसेंट है 52.9। तो अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और बची Al2O3 में एल्युमिनियम की परसेंटेज दीजिए, ऑक्सीजन की निकालना है क्योंकि दो ही हैं उसमें, Al2O3 में एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है। तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एल्युमिनियम के परसेंटेज को, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ही आ गया 47.1। इसी तरीके से CO2 में कार्बन का परसेंट 27.27 दिया गया है, ऑक्सीजन का परसेंट निकाला तो 100 माइनस 27.27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 72.37, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमें एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम और कार्बन का परसेंटेज निकालना है। एल्युमिनियम और कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो देखिए कार्बन एक ही दिया है, कार्बन ये है, ये कार्बन एक ही है, ठीक है, और एल्युमिनियम भी एक ही है ये। लेकिन यहाँ पर यहाँ भी ऑक्सीजन दी गई है और यहाँ भी ऑक्सीजन दी गई है, ठीक है, दोनों जगह ऑक्सीजन दी गई है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि ये जो सबसे पहले हमने ये देखा कि एल्युमिनियम ये हो गया, कार्बन ये, ठीक है। तो देखिए एक ऑक्सीजन ये है और दूसरी ऑक्सीजन ये है, ठीक है। तो 72.37 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है 27.27 ग्राम कार्बन में, ठीक है। तो कार्बन में कितनी ऑक्सीजन होगी? यहाँ एल्युमिनियम में ऑक्सीजन 47.1 है और यहाँ पर CO2 में जो ऑक्सीजन है वो 72.37 है। तो इसी में रिलेशन निकालना है क्योंकि एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम और कार्बन है। तो 72.37 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित इतने ग्राम कार्बन में, तो 47.1 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित होगी कितने ग्राम कार्बन में, ठीक है। तो 17.62 ग्राम कार्बन में उपस्थित होगी। अब Al4C3 ये एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है। तो Al तथा C का अनुपात, तो एल्युमिनियम का अनुपात कितना है? 52.9 यहाँ पर दिया गया, देखिए 52.9, तो ये हो गया। और अभी ये हमने निकाला है 17.62 ग्राम कार्बन में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 3 बनाएगा, 3 बनाएगा। अब हमें निकालना है देखिए एल्युमिनियम की परसेंटेज निकालना है।
ठीक है। तो एल्युमिनियम 3 रेशियो है और टोटल रेशियो कितना होगा 3+1, ठीक है, ये हो गया इंटू 100%, इंटू 100%, एल्युमिनियम का परसेंटेज आ जाएगा। तो 3/4 हो गया, तो ये आ गया 75%। कितना आ गया 75%, ठीक है। तो एक्चुअल में 74.97% जो है यही इसका आंसर होगा, चूंकि अप्रोक्स में जो है 75% आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। फोर्टी 44 में क्या देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अनुसार एक परमाणु, तो डाल्टन ने ये बताया था कि परमाणु को हम और विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता है, फिर से उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है, अब देखिए कोई उदासीन परमाणु है, जैसे ये Na है, ये उदासीन परमाणु है, ठीक है। तो अब इसमें से जब एक हमने धनायन में बदला, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण क्या होगा कि आकार में कमी आएगी, क्योंकि देखिए उसके परमाणु क्रमांक में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन निकलने पर बना है, इसलिए उसके आकार में कमी आ जाएगी। फिर अणु में मुख्यता होते हैं, ठीक है। तो अणु में क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कोई अणु बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और बाहर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु त्रिज्या का अनुपात है, ठीक है। तो देखिए जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, क्योंकि परमाणु बड़ा होता है नाभिक से, तो जो परमाणु की त्रिज्या होगी परमाणु की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻−10 मीटर। बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 10⁻15 और 10⁻−10, तो 10⁻−5 आ जाएगी, 10⁻−5 आपकी आ जाएगी। किसी तत्व M का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 25 व 52 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, M का जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है M का, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक शॉर्ट में लिख दे रहे, परमाणु क्रमांक कितना है 25 है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है 52 है, ठीक है। तो M2+ आयन में हमें क्या बताना है, M2+ आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए M2+ का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो जो भी फर्क पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन में पड़ेगा, बाकी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इसमें 25 होंगे, प्रोटॉन 25 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो परमाणु द्रव्यमान संख्या दी गई है 52, इसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
कितना आ जाएगा, 27 ही हो गए। तो प्रोटॉन 25 होंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन 27 होंगे। तो देखिए प्रोटॉन 25 और 27, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये 50 बचा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 23 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि प्रोटॉन इसमें 25 है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, ठीक है। तो 25 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 23। इलेक्ट्रॉन इसमें 23 आ जाएंगे। ये इसका ऑप्शन किसी तत्व M का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अच्छा ठीक है, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 25 और 52 है, ठीक है। तो M2 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, अच्छा 27 था, 1 मिनट, हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 27 थे, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 23 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन 23, 25, 27 ये हो जाएगा इसका। 23 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 25 हो गए और न्यूट्रॉन 27 हो गए, ठीक है। डी आ जाएगा 23, 25 और 27, यही इसका आंसर।